नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, अभी हाल ही में बीपीएससी का रिजल्ट आया है। जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी और संस्कृति आईएएस परिवार की तरफ से भी। जो लोग इस बार सफल नहीं हो पाए हैं किसी भी वजह से, मन छोटा ना करें। इस बार फिर से आपके लिए अच्छी खासी वैकेंसी है, अच्छा खासा संभावना है और अभी समय भी है, तकरीबन 1.5 महीने का समय प्रीलिम्स में है। तो समय रहते हुए अपने टारगेट को आप पूरा कर सकते हैं। हम लोग पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को देखते हुए। लेक्चर 3 तक पहुंच गए हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण है, चूंकि वह फंडामेंटल राइट से संबंधित है, यानी कि मौलिक अधिकार। संविधान के भाग 3 की हम बात करेंगे, जहां से सबसे अधिक पॉलिटी में प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक बीपीएससी, या अगर आप तमाम स्टेट पीसीएस को भी देखेंगे, इवन यूपीएससी तक का एग्जाम देखने की कोशिश करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण यही टॉपिक है। चूंकि यहीं से कुछ और टॉपिक निकलता है। फंडामेंटल राइट की जब चर्चा करेंगे तो यहीं से आपको डीपीएस भी निकलेगा, संविधान का भाग 4, और यहीं से आगे बढ़ते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विस्तार से आज देखेंगे कुछ प्रश्न जो पहले बीपीएससी या अन्य पीसीएस पे पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके आधार पर ही हम पूरे चैप्टर को रिवीजन कर जाएंगे। क्लियर है? उससे पहले आपके लिए यहाँ पर एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा समर एंड सेल दिया जा रहा है, जिसकी वैलिडिटी 27 जून 2026 तक रहने वाली है पीसीएस फाउंडेशन कोर्स में। फाउंडेशन कोर्स कहने का तात्पर्य हुआ प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही चीजें देखने को मिलेगा। मोर देन 80% ऑफ देखने को मिल जाएगा। सारे यहाँ पर पीसीएस के कोर्सेज दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत यूपी पीसीएस भी है। 73वीं बीपीएससी, चूंकि आप उसकी भी तैयारी आगे कर दीजिए, यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स लेकर के एमपीपीएससी और आरएएस तमाम कोर्सेज यहाँ पर दिया गया है। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और संस्कृति आईएएस का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पर आप विजिट कर सकते हैं, अधिक जानकारी ले सकते हैं, कॉल करके भी चीजें जान सकते हैं, फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन ले सकते हैं। बस ध्यान देना है, ऑफर की वैधता 27 जून 2026 तक है, तो आपको तत्परता दिखानी होगी। क्लियर है? अब चीजें आगे बढ़ा दें। चलिए, तो सबसे पहले यहां से हम शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा कि हम फंडामेंटल राइट्स की चर्चा करेंगे, है ना। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार किसके अगेंस्ट मिलता है लोगों को? राज्य के अधिकार, राज्य के विरुद्ध कहा जाए, यह दिया जाता है। और हमारे संविधान में अगर देखा जाए तो कहां पर इसकी चर्चा की गई है, बताएंगे? भाग 3 में। कुछ ऐसी चीजें हैं ना जिसको आप निश्चित तौर पर ध्यान रखिए, क्योंकि यहां से प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और यह जब चर्चा करेंगे तो कितने नंबर से कितने नंबर तक का आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है, तो 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है यह इसके अंतर्गत पूछा जाता है। ठीक है, अभी जो फिलहाल चर्चा करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि कितने तरह के फंडामेंटल राइट। सेट की जब चर्चा करेंगे ना तो वो 6 होता है। आप कहेंगे सर हमने कहीं कहीं जगह 7 पढ़ा है, बिल्कुल सही पढ़ा होगा, लेकिन वर्तमान में 6 है साथियों। क्यों? 7वां जो है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जब मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 300 के अंतर्गत डाल दिया गया। और उसमें फिर क्या किया गया, क्या ये फिर राइट नहीं है? हमारा राइट है, लेकिन कौन सा राइट है? कानूनी अधिकार है। अब ये हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बस इतना चीज का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें, कुछ ऐसी बातें हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के अंतर्गत हम आगे चर्चा करेंगे आर्टिकल 32 का। आर्टिकल 32 इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत 5 तरह का रीट दिया गया है। ठीक है, रीट कहने का तात्पर्य है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स यहां दिया गया है आपको 12 से 35 तक, इसका यदि उल्लंघन होता है ये 6 का, तो सीधे इस 5 तरह के रीट का प्रकार देख लेंगे कि क्या किसके अंतर्गत होता है। आप सीधे क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना है? चूंकि सुप्रीम कोर्ट को इसी संविधान ने कुछ अधिकार दिए हैं। संविधान ने अधिकार दिया है कि आप संविधान के संरक्षणकर्ता और व्याख्याकर्ता होंगे, और जो ये फंडामेंटल राइट्स है उसको धरातल पर लागू करवाना भी आपका काम है। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाता है किसी भी तरीके से, तो उसके लिए जो आगे जो व्यवस्था करने का काम है, किस तरह से पीड़ित की देखभाल की जाए या स्टेट को कुछ निर्देश दिए जाए, ये तमाम अधिकार भी जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 32 को संविधान का अगर देखा जाए तो वह आत्मा भी कहा गया है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के शिल्पकार रहे, उन्होंने कहा। ये तमाम चीजें आपको क्लियर है? तो इसके आलोक में ये कुछ मोटे मोटे फैक्ट है जो आपके नजर के सामने रहना चाहिए।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें तमाम तरह की बातें हो गई, लेकिन कुछ बातें हैं। इतना अगर जानकारी है तो यहां पर आप प्लेग्राउंड पे उतर सकते हैं ना। तो चलिए अब यहां से हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न के आधार पर ही मैं क्या करूंगा, पूरे टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा फंडामेंटल राइट का। जुड़े रहिए। चलिए अब पहला प्रश्न क्या करता है, गौर से देखना शुरू कीजिए और देखिए कि कब पूछा गया है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद, कीवर्ड निकालना है, जब तक कीवर्ड नहीं निकालेंगे आपका काम नहीं बनेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया, अभी मैंने बताया था। देखिए पूछा गया है, कब पूछा गया है, 39वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 1994 में और 44वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2000 में। क्लियर है, ये दो बार। इस अब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम कुछ है दम इसमें, लेकिन ये आपके सम्मुख आया है। और देखिए जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जरा सा भी कोई ध्यान लगाएगा ना तो देखेगा कि बहुत फॉल्स है। 112 से 15 का मतलब ही नहीं बनता है, मतलब ही नहीं बनता है। इनमें से कोई नहीं वाला जो ऑप्शन होता है ना, वो आप देखेंगे मोर देन 80% चांस ऐसा रहता है कि वो सही जवाब नहीं होता है। 20% ऐसा टाइम आएगा जब आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा। इस बार बीपीएससी में आपको पहले पता होगा, ई विकल्प भी आपको दिया जाएगा। ई विकल्प इसलिए होगा कि अगर कोई नहीं लगा रहे हैं तो भैया इसी को गोला लगा दो, है ना, छोड़ के अब नहीं आना है, क्योंकि फर्जी बाजार जो हो रहा है बीपीएससी इसके लिए तैयारी कर रही है। क्लियर है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर 4 है, तो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक चर्चा किया गया है, 12 से 35 तक। भाग संविधान का कौन सा, 3, और कितने तरह के मौलिक अधिकार, 6। ये तमाम चीजें क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 में पूछा गया है, अभी हाल ही में, पिछले साल का क्वेश्चन पेपर याद है ना। और देखिए कितना आसान प्रश्न है। क्या कहा गया है, ध्यान से इस प्रश्न को सुनिए, कीवर्ड निकालिए। क्या है, उच्च न्यायालय, यानी कि साथियों ये हाई कोर्ट्स की चर्चा किया गया है, देश के में तमाम हाई कोर्ट्स हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चर्चा किया गया है। और यहां पर और शब्द का इस्तेमाल किया गया, यहां पर दोनों है, तो दोनों के कॉमन होना चाहिए, दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। कौन सा ऐसा विषय है, यह आपसे पूछा गया। विकल्प देखिए, केंद्र और राज्य के बीच अगर विवाद होता है तो क्या ये वो दोनों के अंतर्गत आएगा। राज्यों के बीच विवाद होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य के बीच विवाद, तो भी क्या दोनों के अंतर्गत आएगा। मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात की जाएगी तो क्या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। संविधान के उल्लंघन से संरक्षण की बात की जाएगी तब भी क्या दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये तमाम चीजें यहां पर देखने को आपको मिल रहा है। अब देखिए मौलिक अधिकार के संरक्षण की बात करेंगे तो अगर 2 चीजें यहां पर दिया गया है, संरक्षण की चर्चा करते हुए आपसे कहा गया है हाईकोर्ट और आपसे शब्द दिया गया है सुप्रीम कोर्ट, यही दोनों है ना। तो हम यहां पर अनुच्छेद को टटोलने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि कहा गया आर्टिकल 32 का को क्या कहा गया, आत्मा कहा गया। यानी कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हुआ है स्टेट के द्वारा तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये जो 5 तरह के रिट होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए रिट क्या है, रिवीजन करते चलिए आप, वैसे मैं आगे बताऊंगा। ये 5 तरह के रिट जो होते हैं इसका अधिकार करते हुए, उपयोग करते हुए सीधा आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तो इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन यहां प्रश्न हाईकोर्ट भी तो था कि क्या दोनों आ सकता है उस टॉपिक पर कि नहीं। अगर आ सकता है तो कहां, किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है। अगर आप आर्टिकल 226 के पास चलेंगे तो आर्टिकल 226 ये कहता है, वो हाईकोर्ट को भी इसका अधिकार देता है कि मौलिक अधिकार का संरक्षण परिवर्तन कराना आपकी भी जिम्मेदारी है। क्लियर है। तो कुल मिलाकर के ये जो मामला है वह दोनों जगह आएगा। संविधान के मूल ढांचे के संरक्षण का कार्य अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में फिर आ जाता है। ठीक है। भारत के उच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय कहा हूं, हाईकोर्ट कहा हूं, इसके तहत देखेंगे रिट क्षेत्राधिकार के जरिए संविधान के उल्लंघन से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का पूरा अधिकार मिलता है, जिसके माध्यम से वो कानून और कार्यकारी आदेश की जो कह सकते हैं संवैधानिकता उसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर प्रश्न भी आइएगा, प्रश्न में कुछ ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार तो है, संविधान का उल्लंघन फिर नहीं होगा क्या, कि दोनों ही प्रश्न है। भाई यह भी तो है कि हाईकोर्ट को भी संविधान का यदि उल्लंघन होता है तो उससे जुड़े हुए मामले में सुनवाई का अधिकार तो है, तो जाहिर सी बात है यह भी स्टेटमेंट सही होना चाहिए और यह भी स्टेटमेंट सही होना चाहिए, दोनों ही लगता है ना सही। लेकिन
जो इस बार बीपीएससी ने ये क्वेश्चन दिया था 71वीं बीपीएससी ने, तो वह मौलिक अधिकार के संरक्षण के साथ गया था। क्योंकि देखिए अब 4 है और 5वां है नहीं कि एक से अधिक विकल्प सही होगा, तो मोस्ट सुटेबल आंसर जो होगा फिर आप उसके साथ जाएंगे। तो यहां पर बीपीएससी ने इस बार जो आंसर की जारी किया था उसके अंतर्गत सी को सही माना था। मैं फिर से बता दूं, बहुत सारे लोग जो डी के साथ जाएंगे ये भी बहुत गलत नहीं होगा, ठीक ही लगता है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर मौलिक अधिकार इसमें होगा। क्लियर है? तो सी के साथ चल गए। मोस्ट सुटेबल कहीं भी दिखे ना उसको टिक लगा के आइएगा। अगर वो प्रश्न बाद में गलत होता है तो ठीक है, आपको उसका मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। आगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, और ये बीपीएससी सीडीपीओ का जो प्रीलिम्स हुआ था 2018 उसमें पूछा गया है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए बीपीएससी के अभी पीवाईक्यू से आप एक चीज अंदाजा लगाएंगे कि बीपीएससी के प्रश्न का जो पॉलिटी का लेवल है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है, भाषा का स्तर बहुत अच्छा है। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा प्रश्न पढ़ करके, इतना आसान नहीं होने वाला है। तो देखिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है ये कहा गया है। अब क्या कहा गया? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, देखते चलिए, है ना। संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार और ई विकल्प क्या कहा गया? उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्लियर? अब इन तमाम चीजों पर आप गौर कीजिए। विकल्प में किसके अंतर्गत आएगा संवैधानिक उपचार? क्या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ सकता है ना, याद नहीं है? आर्टिकल 32, 5 तरह के रीट, बार बार कह रहा हूं, ये याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। जो पूरा देखेंगे ना, ये 32 से 35, ये पूरा यही है, ये उपचार के लिए ही दिया गया है। इससे पहले जितना भी फंडामेंटल राइट्स है भाग 3 में, और उसमें कुछ हनन होता है, तो 32 से 35 तक वो पूरी व्यवस्था इसलिए किया है कि संवैधानिक उपचार किया जाए, इसके अंतर्गत वो अधिकार दिया गया है। तो ठीक है, अब इस पर विचार कीजिए। संवैधानिक उपचार का अधिकार स्वयं में कोई अधिकार ना होकर के अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार होता है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना। इसके अंतर्गत व्यक्ति क्या होगा? मौलिक अधिकार की हनन होता है तो उसकी अवस्था में क्या करेगा? सीधे, मैंने क्या कहा था, इसके अंतर्गत कहां जा सकता है? सीधे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। तो यहां पर अगर देखेंगे लिस्ट, फिर देखेंगे तो संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या क्या हो सकता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार यह भी होगा कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आएगा, तो यह सही है। इसके अंतर्गत क्या वो कानूनी अधिकार होगा? निश्चित तौर पर। क्या वो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत आएगा? निश्चित तौर पर। कुल मिलाकर के देखेंगे तो फिर ये 2-3 चीजें आ गया है। तो उस स्थिति में आपको ई विकल्प के अंतर्गत जाना पड़ेगा। यहां पर एक से अधिक दिख रहा है, तो हम ई विकल्प को सही जवाब यहां पर मान करके चलेंगे। बीपीएससी ने यही माना है। यह भी देखना है कि आयोग क्या जवाब मान रहा है ना, क्योंकि पूरा खेल तो अंत में आयोग के आंसर पर ही है। चलिए चौथे पर, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है। क्या कहा गया है? औचित्यपूर्ण, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं ना, युक्ति युक्त प्रतिबंध जिसको आप कहेंगे हिंदी में, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि, है ना, अब जोड़ा गया है और 4 विकल्प दिए गए और फिर कहा गया है 4 कूट के आधार पर आपको विकल्प तैयार किया गया। 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 लास्ट ईयर ही आया है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्या कहा गया है फिर से देखिए, शब्द को एक एक करके ध्यान से पढ़िए, चबा चबा के। भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। औचित्य क्या होगा? इतना क्लियर है कि हाँ, मौलिक अधिकार पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगेगा, लेकिन वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है ये आपसे पूछा गया है। बस इसको ध्यान रखना है। कहा गया है सामान्य जन का हित संरक्षित हो, है ना, ये भी ध्यान रखना है। तो चलिए वो भी देख लेंगे। विद्यमान यानी कि सामान्य जन, विद्यमान सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध ना हो रही हो, ये भी देख लेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों यानी कि डीपीएसपी की बात की गई है, इसको नजरअंदाज किया जा सकता है। ओके, और सामूहिक हित जो है वो कहा गया है बृहत्तर नहीं है। कीवर्ड पे ध्यान दीजिए। अब यहां पर जब इन तमाम चीजों को देखेंगे ना, तो कुछ आर्टिकल को चर्चा में ले आइए, अपने दिमाग में लाइए, ताकि इस प्रश्न का सही जवाब आप ढूंढ पाए कि क्या क्या इसके अंतर्गत
औचित्य क्या क्या हो सकता है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए, जब स्वतंत्रता के अधिकार की बात करेंगे, चूंकि वह एक अपने आप में एक वृहद बात है, तो अनुच्छेद 19 के पास चलिए। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बहुत तरह के स्वतंत्रताएं दी गई है, जिसमें आपको भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, सर्वत्र अवाध अरवा जो कहते हैं कि क्या कहा जाए, अवाध संरक्षण, यानी कि कहीं भी आ जा सकते हैं। हालांकि कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हैं, है ना, कुछ एरिया में सिक्योरिटी वजह से आप नहीं जा सकते हैं। तो इन तमाम चीजों का अधिकार दिया गया है, लेकिन कानून के माध्यम से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है, लेकिन किसी व्यक्ति का आप मानहानि नहीं कर सकते हैं, है ना। आवाजाही की स्वतंत्रता आपको दी गई है, लेकिन इसका मतलब है कुछ बॉर्डर एरिया जहां सेंसिटिव हो सकता है, वहां पर आप धड़ल्ले आ जा नहीं सकते। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर गवर्नमेंट आपको वहां जाने से रोक देगी, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो गया। तो कुल मिलाकर के देखेंगे ये सारे काम क्यों किए गए हैं, ये जो औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, क्यों? कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, इन सब को अक्षुण्ण रखा जाए। इसके अलावा जो साधारण जनता है, सर्वजन है, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, उनका संरक्षण किया जा सके और तमाम चीजों को एक सामाजिक ढांचा में पिरो करके रखा जाए। यानी कि मौलिक अधिकार तो है, लेकिन वह निर्बाध नहीं होगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस उस पे होंगे, तो सामान्य जन का हित संरक्षित हो, ये बात तो ध्यान में रखा जाएगा। इसके अलावा विद्यमान सामाजिक मूल्य और सामाजिक आवश्यकता अवरुद्ध ना हो, यह भी इसके अंतर्गत देखा जाएगा। लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत को नजरअंदाज किया जा सकता है, इस बात को लेकर के बहुत चर्चा करने की आवश्यकता इस आधार पर नहीं दिखता है। और सामूहिक हित जो है वो बृहत्तर नहीं है, यह भी आप इस डिबेट से बाहर कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर यहां पर दो चीज हम सही मान रहे हैं, यानी कि 1 और 2 मान रहे हैं, तो अगर आप इसमें से चलेंगे 1 और 2 सही है ए विकल्प में, तो इस प्रश्न का सही जवाब फिर आपको ए यहां पर दिखेगा। ठीक है, 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आयोग ने भी ए जवाब को ही सही माना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आयोग ने भी सही जवाब माना है, आयोग ने भी सही जवाब माना है। ये बात कहते हुए मेरा तर्क ये होता है हिडन कि मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ जाइए। पॉलिटी में ऐसा अक्सर होगा कि 4 के 4 विकल्प आपको सही नजर आएंगे, और बहुत विवाद होता है पॉलिटी के प्रश्न पर हर साल, खास करके बीपीएससी में तो होता ही होता है। तो फिर आपको वो तर्क, उस लॉजिक के साथ जाना पड़ेगा, उस माइंडसेट के साथ जाना पड़ेगा जिसके साथ आयोग जा रहा है, क्योंकि अंततः जवाब वहीं से आना है। ठीक है, तो जो समझाने का मैं तरीका डिबेट का बता रहा हूं, उस पर गौर करते हुए आप चलिएगा। क्लियर हो रहा है? चलिए, किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रिट लागू होती है? अब जैसे ही रिट शब्द आया, याद आ रहा है आर्टिकल 32, देखिए कितनी बार घूम घूम के आएगा। क्या कहा था? रिट इसके अंतर्गत हो सकता है कितना? 5। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा, 4 ही है, एक और छूट रहा है। आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आगे हालांकि मैं बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर ये बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स 2018 में आया। देखिए फंडामेंटल राइट से कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, अब ये चीजें आपको हाल फिलहाल में अगर आप चौकन्ना रहते हैं, करंट अफेयर्स को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको ध्यान में होगा। लद्दाख से जुड़ी हुई घटना है। लद्दाख के पर्यावरणविद हैं, साइंटिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, सोनम वांगचुक, उनको गिरफ्तार किया गया। और उनको जब गिरफ्तार किया गया था तो उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। आपको ध्यान है किस आर्टिकल के माध्यम से? आर्टिकल 32 का इस्तेमाल किया। इस 5 तरह के रिट में से एक तरह का रिट का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो कहीं कि मेरे पति को अवैध हिरासत में लिया गया था, और अवैध हिरासत के लिए हेबियस कॉर्पस है, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात की गई है। तो इसके अंतर्गत इस रिट का प्रयोग करते हुए वो कहां? सुप्रीम कोर्ट गई थी। देखिए वहीं से प्रश्न है ना। ये ध्यान रखना पड़ेगा कि घटना क्या चल रहा है करंट अफेयर्स में। अगर इतना देखते रहेंगे ना, तो स्टैटिक पोर्शन का आप जवाब दे ले जाएंगे। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा जाता है। जब किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखा जाता है, उसके विरुद्ध ये चीज आता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ए विकल्प के साथ चलेंगे। चलिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, और इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं लोगों को चकमा देने के लिए। ये 53वीं और 55वीं 2011 प्रीलिम्स 2 बार ये पूछा जा चुका है, प्रश्न रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा पीसीएस में। तो यहां पर कहा गया कि बहुत सारे अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें गैर नागरिकों को भी कुछ प्राप्त है। क्या ऐसा गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, उपलब्ध है?
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई, देश के किसी भाग में घूमने और बसने के अधिकार की बात की गई, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार और संवैधानिक निराकरण का अधिकार। ये 4 चीज यहां पर दिया गया है और इसमें कहा गया है कि क्या उसको भी उपलब्ध है। एक एक करके डिबेट कीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करेंगे, हालांकि नागरिकों के लिए भी पूरी तरह से ये प्रवाह नहीं है, इसका कुछ ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन से हमने बात की है। लेकिन जब विदेशियों के लिए बात करेंगे, यानी कि गैर नागरिक की बात करेंगे, तो इसमें बहुत तरह के जगहों पर आज जो है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लग जाएगा, तो उसको हम अच्छा विकल्प मान करके नहीं चलेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, देश के किसी भी भाग में घूमने और बसने का अधिकार ये गैर नागरिकों पर लागू नहीं होता है। चलिए, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, हाँ इसमें दम है। इस टॉपिक में राइट टू एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इसमें दम है साथियों, लेकिन ये दम इसीलिए इस दम का दम निकल गया क्योंकि अब जो यह एक समय जो फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था संपत्ति अर्जित करने का, वह अब फंडामेंटल राइट्स तो रह ही नहीं गया, तो ये मामला ही खत्म हो गया। इसको क्या कर दिया गया, 300 के अंतर्गत, आर्टिकल 300 के अंतर्गत लाया गया, विधि अधिकार, कानूनी अधिकार कर दिया गया। तो गैर नागरिकों को निश्चित तौर पर प्राप्त होगा संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, जो कि संविधान के उस वक्त देखा जाए मूल संविधान के अनुच्छेद 19(1)(च) के तहत नागरिकों को प्राप्त था। अब यह शामिल नहीं है तो डिबेट से बाहर हो जाएगा। तो संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं रह गया। फिर एक बात क्या है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। निश्चित तौर पर संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि फिर से कहां चलेंगे, आर्टिकल 32 वही था, ये 5 तरह का रेट यही घूम फिर करके आ रहा है, यानी कि डी सही है, ठीक है। कुल मिलाकर के भाषा पर ध्यान दीजिए, घुमा फिरा करके शब्द आपसे पूछा जाएगा, और मैंने पहले ही कहा कि बीपीएससी ने पॉलिटी में अपना स्टैंडर्ड बहुत अच्छा कर लिया। शब्दों के लिहाज से आता हुआ प्रश्न कैसे गलत कराया जा सकता है, अगर किसी भी संस्था से देखना है पॉलिटी में, तो बीपीएससी अच्छा एग्जाम्पल इसके अंतर्गत है। बहुत सारे लोग अच्छे खासे प्रश्न गलत करके पॉलिटी में आते हैं, जबकि जब आते हैं बुक देखते हैं तो सर पकड़ लेते हैं कि बहुत ईजी था, और सही में देखिए ईजी है। भाषा, अब देखिए यहां पर फिर से बीपीएससी ने फंसाया है, और 17वीं बीपीएससी का री एग्जाम, जो कि इसमें प्रीलिम्स का एक बार हुआ कि धांधली हुआ, री एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स 2024 में ही वो पूछा गया था 17वीं बीपीएससी में। क्या प्रश्न था देखिए, कहा गया एक ब्रिटिश नागरिक है। अब आपको दिमाग में नहीं लाना है कि भैया ये ब्रिटिश हो, कनाडा का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, अफ्रीका का हो, डजंट मैटर। मेरे लिए क्या बात है कि ये गैर नागरिक है, मतलब गैर नागरिक है, यानी कि अपने देश की नागरिकता इसको नहीं है। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, हमें कोई ब्रिटिश उट्रिश से मतलब नहीं है, ठीक है। यह भारत में लेकिन रह रहा है, क्लियर। अच्छा, इसमें यह नहीं बताया कितने साल से, क्या कैसे, कुछ नहीं, सिर्फ रह रहा है। किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता, बहुत अच्छा प्रश्न है, भाषा बहुत अच्छा है, रीजनिंग पहले लगाना पड़ेगा, नॉलेज है तब भी। अब यहां पर देखिए क्या क्या कहा गया है, यहां पर यह कहा गया है कि ब्रिटिश नागरिक है, भारत में रह रहा है, किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है। तो पहली बात, क्या वो धार्मिक स्वतंत्रता की मांग करेगा? निश्चित तौर पर, जिस धर्म से है, हमारा देश के जो संविधान है उसको ये पूरा अधिकार देता है वो अपना धर्म का, विश्वास का पालन करे। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिल्कुल, ये आर्टिकल 21 तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए एक इसको नोट कर लीजिए आप लोग, गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत 3 आर्टिकल आते हैं, 14, 19, 21, जिसमें से ध्यान रखिएगा 14 और 21 तो पूरी तरह से होता ही है, एकदम अलाउ होगा ही। 19 पर थोड़े बहुत रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत ये तीनों ही फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल आते हैं। तो जब भी आप चर्चा करें तो 19 पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा करके, यानी कि थोड़ा सा देख समझ लीजिएगा, बाकी ये दोनों निर्बाध रूप से चलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार होगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। हाँ, यहां देखते हैं, अगला देखें, कानून के समक्ष समानता। बिल्कुल, कानून के समक्ष समानता क्या हो गया, गोल्डन ट्रायंगल का आप आर्टिकल 14 निकाल दिए, और 21, तो ये देखिए 2 आ गया ना ट्रायंगल में से, 2 तो यही निकल गया, ठीक है। अब यहां पर आ गया व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। देखिए यहां ऐसा नहीं है कि आपको व्यापार करने नहीं दिया जाएगा या व्यवसाय करने नहीं दिया जाएगा, मूल अधिकार के रूप में वो नहीं कर सकता, अधिकार तो है ही, लेकिन वो ये नहीं कह सकता है कि मैं इस देश का नागरिक हूं। चूंकि देश का नागरिक है तो उसको अधिकार है, लेकिन अगर उस देश का नागरिक नहीं है तो बाहरी लोगों के लिए जो नियम कानून तय किए गए हैं सरकार के द्वारा, वो उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 15,
16, 19, 20 और 30, इसके तहत जो मूल अधिकार है केवल अगर देखा जाए तो वह भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो कुल मिलाकर के किस जवाब के साथ हम लोग चलना अच्छा महसूस करेंगे? सी के साथ। मामला समझ में आ रहा है ना? मैं बार बार कह रहा हूं मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ जाइए, तभी आप सही जवाब इसका कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। नहीं, कुछले शब्द पर ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी 4 विकल्प दिया गया है, फिर यहां पर सेट बना दिया। अच्छा, 4 यहां पर स्टेटमेंट और फिर 5 विकल्प, और ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है। इतना चीज क्लियर है? चलिए अब यहां पर देखना शुरू करते हैं, और वही देखेंगे तो फिर वही चलेंगे, फंडामेंटल राइट चैप्टर पहुंचेंगे, भाग 3 देखेंगे, उस पर क्या क्या दिया गया है वो सब समझने की कोशिश करेंगे। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जब चर्चा की जाएगी तो हम सब जानते हैं कि आर्टिकल 19 के पास चलेंगे तो वहां पर इस बात की व्यवस्था किया गया। आर्टिकल 19 एक क, हिंदी में क या ए जहां भी लिखा रहे, इस तरह की बात करेंगे। तो यहां पर जब आप आगे बढ़ेंगे मौलिक अधिकार का, तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। एक चीज हमने निकाल लिया। कानून के समक्ष तो हमने अभी चर्चा किया है, विधि के समक्ष समानता की बात करेंगे तो वह 14 की चर्चा हमने किया है, और हमने कहा भाई 14 गोंडल ट्रेंगल में आता है, ये सबको मिलेगा। तो इस हिसाब से नागरिकों को नहीं है तो 14 तो हमारे रेस से ही बाहर हो गया। क्लियर? अल्पसंख्यक के अधिकार की हम बात करेंगे तो निश्चित तौर पर मैंने कहा कि भाई किसी भी धर्म का अगर अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो आर्टिकल 29 की चर्चा आप करेंगे, ठीक है। अब आर्टिकल 29 की चर्चा करेंगे तो कोई भी व्यक्ति हो, उसके अगर अल्पसंख्यक वर्ग से है उसके हित की संरक्षण की जाएगी, और ये यहां पर है कि ये विदेशियों को फिर प्राप्त नहीं होगा। मतलब अगर मान लेते हैं, जैसे कि इसमें एक अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं, सीएए वाला घटना हुआ 2019 का, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके अंतर्गत कहा गया ना कि जो बाहर से पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक अफगानिस्तान, इन 3 देशों से वहां पर जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनका धार्मिक उत्पीड़न हुआ है, तो वह अगर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में एंट्री ले लेते हैं तब तो उनको सीए के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन इसमें एक समुदाय को छोड़ा गया है, और वह समुदाय कौन सा है साथियों? वह है मुस्लिम। अब अगर भारत के नजरिए से देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय भारत में अल्पसंख्यक है। क्लियर है? यहां पर बात किया गया है, गैर नागरिक की चर्चा की गई है। गैर नागरिक में दूसरे देश के लोग हो सकते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है उनके लिए फिर ये अधिकार नहीं आएगा। तो अल्पसंख्यक के अधिकार की जब चर्चा करेंगे तो जाहिर सी बात है नागरिकों को तो ये प्राप्त है, लेकिन गैर नागरिक यानी कि विदेशी की बात करेंगे तो हमारे संविधान का आर्टिकल 21 उनके लिए बहुत उत्तरदायी नहीं है। तो आप यहां पर इसके साथ भी जा सकते हैं। और फिर जीवन और स्वतंत्रता चाहे कोई भी हो, नागरिक हो ना हो, आर्टिकल 21 में है, ये तो मिलेगा सबको। तो कुल मिलाकर के 2 हुआ, है ना। यहां पर कुल मिलाकर के नहीं, सॉरी, दूसरा तो नहीं होगा क्योंकि कानून के समक्ष समानता तो दिया गया है, यानी कि पहला अभिव्यक्ति और तीसरा अभिव्यक्ति और अल्पसंख्यक, तो ए विकल्प के साथ चलिए। 1 और 3 यहां पर होता हुआ नजर आएगा। यह चीज क्लियर हो गया? ए विकल्प यानी कि भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अगर वो गैर नागरिक है तो अंकुश रहेगा। कानून के समक्ष हालांकि सभी को समानता मिलेगा। अल्पसंख्यक अधिकार, पूरे अधिकार हर बात पे नहीं दिया जाएगा तो इसमें भी लिमिट लग गया। और जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार नागरिक हो गैर नागरिक हो मिलेगा। तो इस दोनों के साथ 1 और 3 के साथ चलेंगे तो ये विकल्प है, ठीक है। दूसरा वाले को छोड़ दीजिएगा। ए विकल्प क्लियर। और ये बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में पूछा गया है, अच्छा प्रश्न है तो इसका ध्यान रखना है। आगे 9वें पर चलते हैं। क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ध्यान से, जिसमें संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार की बात की गई है। देखेंगे ध्यान से, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आजादी के साथ आने जाने का, ये 19 के साथ। इसमें फिर देखेंगे प्रतिकार वो 32 में आप जाएंगे, यानी कि कुल मिलाकर के आपको सब कुछ नजर आएगा। मोटे तौर पर संपत्ति के अधिकार की चर्चा करेंगे। और संपत्ति के अधिकार में बार बार कह भी रहा हूं कि पहले फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, बाद में इसका लोप कर दिया गया। और उस वक्त जो है मोनार्जी देसाई जनता पार्टी की सरकार थी, मोनार्जी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जो उस वक्त संविधान संशोधन हुआ था वो 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 1978 में हुआ। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये 78 में हो गया था साथियों, लेकिन ये लागू जो हुआ था ना वह 1979 से, नेक्स्ट ईयर से ये लागू होता है।
ये ध्यान रखिएगा। और ये 97-98 के प्रीलिम्स में 42वें बीपीएससी में पूछा गया है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स उसके बाद नहीं रहा, वो केवल कानूनी अधिकार है। आगे बढ़ जाएं। 10वां पर मौलिक अधिकारों को सूची में से संपत्ति का अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया? मैंने चर्चा किया ही, मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार ये चला रहे थे। 44वां संविधान संशोधन किया और अनुच्छेद 300 क लाया गया था, जिसके अंतर्गत 1978 में ये अमेंडमेंट किया गया और 79 से लागू हो गया। 2005 में सीडीपीओ प्रीलिम्स बीपीएससी में ये पूछा गया है। आगे बढ़ जाएं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार, उच्चतम न्यायालय कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। डैश के तहत, तो यहां पर भरना पड़ेगा, अब इसमें से निकालना पड़ेगा कि वो ऐसा क्या है। क्या संविधान का अनुच्छेद 14 है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है? हाँ, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) हो सकता है ना। यानी कि यहां पर देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार से जोड़कर देखेंगे, आगे जाने की आपको जरूरत है ही नहीं, तो बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये जीवन के अधिकार वगैरह से संबंधित मसला आ गया। बीपीएससी प्रीलिम्स 2016 में ये पूछा गया। तो कुछ प्रश्न ऐसे फुल टॉस दे देगा आपको, हल्का सा आप समझेंगे, एकदम सही जवाब दे देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? देखिए, जितने भी मानव अधिकार हैं, जरूरत नहीं कि वो मौलिक अधिकार भी हो जाए। मौलिक अधिकार देने का तात्पर्य है कि कानून बना करके उसमें पुष्ट किया गया है हमारे संविधान में। मानव अधिकार मतलब मानव को जीवन यापन करने के लिए जो बेहतर चीजें हो सकता है प्राकृतिक तौर पर, वो अधिकार की बात की गई है। यहां पर आपको कहा गया है कि कौन सा मानव अधिकार है जो मौलिक अधिकार भी है। अब यहां पर यह डिबेट है इस प्रश्न पर। बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 का अगर आप देखेंगे तो इसमें भारी डिबेट की बातें देखा गया था। इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मकान का अधिकार, ये 4 चीज है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) देखेंगे, उसके अनुसार यह कहा गया है कि सभी नागरिकों को वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार फिर क्या होगा? सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के यह मूल अधिकार के अंतर्गत आ गया। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूं कि सूचना का अधिकार को मैं आर्टिकल 19 से जाकर के जोड़ सकता हूं, एक के अंतर्गत जाकर के। तो ये चीजें मेरे काम का निकल गया। इसके साथ ही क्या सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है? तो निश्चित तौर पर सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी माना गया है। तो यहां पर अगर देखेंगे ना, तो निश्चित तौर पर यह जो है अंतर्गत मौलिक अधिकार ये आ जाएगा। कौन सा अधिकार है? तो एक तो दोनों जगह आ गया, सूचना का अधिकार को मान सकते हैं। अब यहां पर एक और देख लीजिए, लगे हाथ, शिक्षा का अधिकार। अब देखिए, शिक्षा का अधिकार जो है वह अगर मानवाधिकार को लेकर के चर्चा किया जाए और शिक्षा के अधिकार की बात करेंगे, क्या वो फंडामेंटल राइट्स है? दोनों को अगर जोड़ करके देखेंगे तो शिक्षा का अधिकार अगर आपको देखना हो तो आपको 46वां संविधान 86वां है ना, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, इस पर चलना पड़ेगा और यह आपको 2002 में होता है। तो यहां पर अगर देखेंगे, इसके अंतर्गत इसको मूल अधिकार के अंतर्गत लाया गया और मूल अधिकार के साथ साथ फिर हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स तो हो गया ये इस अमेंडमेंट के साथ, लेकिन क्या ये मानव अधिकार है? तो निश्चित तौर पर शिक्षा का अधिकार, हर मनुष्य को शिक्षित होना चाहिए, यह मानव अधिकार के अंतर्गत भी आ गया। तो कुल मिलाकर के सी विकल्प भी आपको यहां पर देखेगा, सूचना का अधिकार भी और शिक्षा का अधिकार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा का एक भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के अगर निर्णय देखे जाएं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन, उसके अंतर्गत सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 क के अंतर्गत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही निहित कर दिया गया है। हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो देखना है। अब यहां अगर मकान का अधिकार हटा दीजिए, काम का अधिकार, ये तो बस फ्लॉप आपको करने के लिए दिया है, तो इस दोनों को हटा दीजिए। 2 विकल्प यहां पर सही नजर आ रहा है, ठीक है, ध्यान देना है। 2 विकल्प सही है और जब भी इस तरह के विकल्प सही होंगे तो या तो इस क्वेश्चन को बीपीएससी ड्रॉप कर देगा या दोनों का ही जवाब जिसने दिया है उस दोनों को सही मान के आंसर दिया जाएगा। क्लियर? तो इसमें 2 जवाब सही हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बता दिया कि सूचना का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स भी है, मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार फंडामेंटल राइट्स भी हो गया और मानव अधिकार भी हो गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह के प्रश्न रहे तो आपको अगर समझ में आ रहा हो तो जो भी दोनों में से टिक लगे, जो ऊपर वाला हो लगा दीजिए। बाद में प्रश्न अगर ऐसा होगा, चैलेंज किए जाएंगे तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएगा। क्लियर हो गया? 13वें पे चले, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? अभी अभी हमने चर्चा किया था ना, और ये 53वीं और 55वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है।
तो यहां पर देखेंगे कब बोला गया है, डेट आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2010। मैंने आपसे पहले चर्चा किया था। शुरुआत की अगर बात करेंगे तो ये 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था साथियों, तब से ही ये डिबेट में आया था। और ये कब से हुआ था, तो 2002 ईस्वी से, जिसकी चर्चा अभी हमने किया। तो वहां पर संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया था, 21A, जिसके अनुसार कहा गया कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और साथ ही अनुच्छेद 45 में भी कुछ संशोधन किए गए, यानी कि 45 कहने का मतलब है नीति निर्देशक तत्वों के पास आप चले गए, संविधान के भाग 4 में चले गए। उसके अंतर्गत कहा था कि राज्य 6 वर्ष तक की आयु अगर कोई बालक या बालिका है, तो वहां पर सभी बच्चों की आरंभिक शिशुत्व देखभाल और शिक्षा उपलब्ध करने का, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्रयत्न करेगा। डीपीएसपी में जो भी शब्द आएंगे वो बाध्यकारी नेचर का नहीं होगा। वहां पर क्या होगा, प्रयत्न करेगा, चाहिए, यानी कि जब रिसोर्सेज उपलब्ध हो जाएगा स्टेट के पास तो वो लागू करेगा। तो एक तरफ देखेंगे 21A के तहत ये फंडामेंटल राइट नजर आएगा आपको, और एक तरफ आप देखेंगे तो ये डीपीएसपी में भी अनुच्छेद 45 में भी हिंट इसका दिखता है। तो इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आता है, संसद में पारित किया जाता है। कब, 2009 में, ध्यान रखिएगा। और फिर आगे चल के संविधान संशोधन होता है उसके साथ, या 1 अप्रैल 2010 को जो देखेंगे वह प्रभावी लागू हो जाता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 को। ये पूरी कहानी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें भी कई तरह के डिबेट होते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, सेम प्रश्न रिपीट किया गया, सिर्फ दिखाने के लिए मैं लगा दिया हूं। बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स 2018 में भी आपको उसका जवाब पहले से पता है कि ए होगा। तो देखिए किस तरह से रिपीट किया गया है 2 एग्जाम में, एकदम डिट्टो। इसलिए मैं कहता हूं कि पीसीएस का अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पीवाईक्यू पता होना चाहिए, वहां से डिट्टो प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया, ध्यान देना है। मूल सूची जो है उसमें कहा गया है इसमें से किसे जोड़ दिया गया। अब यहां पर, और ये बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया है। देखिए, संपत्ति का अधिकार है, हटाया गया 44वां संशोधन करके 300A आर्टिकल में दे दिया गया, तो ये बेचारा तो हट ही गया। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32, ये पहले से ये मूल अधिकार में आत्मा है, ये 5 तरह का रीट है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, छूना भी नहीं है, बहुत पहले से है। तो फिर है क्या, निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अब शब्द यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे कहा था संविधान के अनुच्छेद 21A पर जब चलेंगे, ये जोड़ा गया बाद में, जिसमें कहा ना मैंने कि स्टेट से कहा गया कि भाई 6 से 14 साल तक के जो बच्चियां होगी उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा आप देंगे, ये व्यवस्था करना आपका काम है। तो कुल मिलाकर के डी विकल्प के साथ चलेंगे, लेकिन बताइए इसमें कुछ कमी है। कमी क्या है, ध्यान से, पॉलिटी यही है, शिक्षा होना चाहिए। यहां पर प्राथमिक शब्द भी लिखा हुआ है। अगर मुझे बोले तो मैं इसमें से चारों में चारों काट दूंगा, एक भी सही नहीं होगा, लेकिन अब 4 में से 1 का जवाब देना है और नियम कानून हम लोगों ने बना लिया है कि मोस्ट सुटेबल आंसर देंगे। तो फिर आपको प्राथमिक को थोड़ा सा लोप कीजिए और यहां पढ़िए कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये इसके अंतर्गत है, प्राथमिक नहीं शब्द का इस्तेमाल है। फिर से कह रहा हूं, लेकिन इस प्रश्न में दिया है मोस्ट सुटेबल आंसर के साथ, चलिए डी विकल्प होगा। बीपीएससी ने भी 2005 में डी ही माना है। क्लियर है। आजकल चैलेंज की बात है, तो अगर इस तरह के प्रश्न आए तो आप चैलेंज कर देना। पॉलिटी में इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 47वें बीपीएससी प्रीलिम्स 2005 में पूछा गया, ये तो आप लोग जानते होंगे, बहुत इजी प्रश्न है। और मैं लगातार कह रहा हूं कि अनुच्छेद 19 जिसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है, आर्टिकल 1919 से 22 तक आप देखेंगे तो अलग से कहीं चर्चा नहीं किया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं ना 19(1)(a, तो साथियों इसमें यह निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता आपको पूछा गया ना, प्रेस की स्वतंत्रता, तो ये इसी में निहित है। तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आप चलेंगे, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहां पर चलते हैं, इसको देखिए, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। वो 5 याद है, ये कब, 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2019। ये शुरू से अंत तक मैं बताता रहा हूं। आर्टिकल 32 मैंने कहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार है,
कहा है किसके तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, किसके बेस पर जाएंगे, तो 5 तरह के रिट होते हैं और उसमें देखेंगे तो प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब। और एक छूट रहा है, बताइए कौन, बंदी प्रत्यक्षीकरण, वो जो बताया था मैंने सोनम वांगचुक वाला कहानी। तो ये 5 ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जरा देख लीजिए कि इसका जवाब आपको क्या नजर आता है। तो इसमें अगर देखेंगे उत्प्रेषण है ना, उत्प्रेषण की व्यवस्था जो है उसको भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के शिल्पकार कहे, तो उन्होंने कहा कि देखिए आर्टिकल 32 जो है वो संवैधानिक उपचार का अधिकार है, यानी कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कुछ में कभी आएगा तो 32 के अंतर्गत आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए। यानी कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 32 जो है हमारे संविधान की आत्मा है, हृदय है, और संवैधानिक उपचारों के अधिकार में जो 5 रिट हैं उसमें से उत्प्रेषण रिट जो होगा उसको पोस्टमार्टम तक कहा गया। तो सी विकल्प के साथ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। ध्यान से, ये बहुत पहले भी मैं बताया। अब देखिए यहां शब्द गौर कीजिए, सभी, जहां पर भी ये केवल, सभी, इस तरह के शब्द हैं वो ज्यादा सही नहीं होता है, ऐसे हटा देंगे। पार्लियामेंट को दिया है विधि बनाने का अधिकार है, यहां क्या कह रहा है, मौलिक अधिकार और लागू करने की शक्ति। संसद नहीं होगा, राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं। जब संसद है ना तो संसद, राष्ट्रपति संसद के एक हिस्सा होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तब संसद बनता है। यहां पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय लगातार हम कह रहे हैं ना, और उसमें मैंने आपको शुरुआत में बताया था, अगर यहां पर हम चर्चा करें जो अधिकार को लेकर के बात की जाएगी जब लागू करने का, तो देखेंगे 32 और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स की चर्चा हमने लगातार आपसे किया शुरुआत में भी, पहले क्वेश्चन में, अनुच्छेद 226। तो यहां पर 5 तरह के रिट दिया गया, जिसमें से परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, और इसके अंतर्गत आप काम को कराएंगे, यानी कि ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है, बाकी की नहीं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कुल मिलाकर के ये 18 प्रश्न है। आपने देखा कि बहुत तोड़ जोड़ है, मुझे भी आपके साथ बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ा, कुछ कुछ शब्द पे ध्यान देना पड़ा, ये देखना पड़ा कि कहाँ गलत है, क्या सही है, कुछ क्वेश्चन थे ड्रॉप आउट हो सकते हैं, सब ये सारी चीजें पॉलिटी में आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इसको करते चलना है, रिवीजन और करते चलिए। कुछ कमी हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, कुछ और समझना हो अगले लेक्चर में डिबेट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।